नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस देश लाइव के बुलेटिन में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आज राजनीतिक हलचल क्या रही और देश में क्या कुछ ऐसी बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आपको जाननी जरूरी है। पहली खबर पाकिस्तान से है, जहां पर आपको बता दें कि पाकिस्तान के सियालकोट में श्रीलंकाई नागरिक को जलाया गया है, जहां पर 100 से अधिक लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है। सियालकोट में कारखाने के श्रमिकों और अन्य लोगों की भीड़ ने एक कारखाने के श्रीलंकाई निर्यात प्रबंधक की हत्या करने और उसके शरीर को जलाने की घटना के बाद से 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने श्रीलंकाई नागरिक की मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए 10 टीमों का भी गठन किया है। पंजाब सरकार के प्रवक्ता हसन खरवार ने पत्रकारों को बताया है कि मॉब लिंचिंग के मामले में अब तक 100 से अधिक लोगों की गिरफ्तार भी हो चुकी है। तो वही एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ की पहचान सीसीटीवी फुटेज के दौरान हुई है। तो वही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस कृत्य की कड़ी निंदा भी की है, निंदा करते हुए कहा है कि यह देश के लिए शर्म का दिन है। इसमें शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने मामले की जांच की भी मांग की है, जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक स्वतंत्र जांच पर भी जोर दिया है। पूरी घटना बता दें कि वजीराबाद रोड इलाके की बताई जा रही है। कृषि कानून रद्द हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहीं राकेश टिकैत ने एक बार फिर से ये बयान दिया है कि वो अभी आंदोलन नहीं खत्म करेंगे। किसान आंदोलन की भावी रूपरेखा अथवा कार्य योजना तय करने के लिए आज यानी कि शनिवार को सिंधु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होगी। इस बैठक में आंदोलन को लेकर भी फैसला होगा कि इसे खत्म किया जाए या नहीं। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की बातों से यह संकेत मिल रहे हैं कि आंदोलन अभी चलता ही रहेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने सिंधु बॉर्डर पर होने वाली बैठक में सबसे पहले यह कहा कि आज बैठक में आंदोलन आज आगे कैसे जाएगा और सरकार बातचीत करेगी तो कैसे बातचीत करनी है, इस पर भी चर्चा होगी। एक समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि एमएसपी की हमारी मांग भारत सरकार से है। बातचीत अभी शुरू हुई है, हम देखेंगे कि आखिर ये कैसे चलता है। हम आज की बैठक में कोई रणनीति विकसित नहीं करेंगे, हम केवल इस पर चर्चा ही करेंगे कि आंदोलन कैसे आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि कल हरियाणा के मुख्यमंत्री और किसानों के बीच बातचीत बेनतीजा रही। हालांकि वे किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को भी वापस लेने के लिए सहमत हो गए हैं। पंजाब की तरह ही हमें किसानों की मौत और रोजगार के लिए राज्यवार मुआवजे की जरूरत है। आपको बताते चले कि अगर आंदोलन खत्म नहीं होता है तो दिल्ली वालों को जाम से अभी निजात मिलना मुश्किल है। आपको बता दें कि इससे पहले ही बैठक को लेकर किसान नेताओं ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समिति गठन के वास्ते केंद्र को 5 नाम भेजे जाएं या फिर नहीं तो इस पर कोई भी फैसला इस बैठक में किया जाएगा, क्योंकि उन्हें सरकार से कोई औपचारिक संदेश अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। इस बैठक में प्रदर्शनकारी किसानों की लंबित मांगों पर भी चर्चा होगी, जिनमें फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी और किसानों के दर्ज मामलों की भी वापसी होगी। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों के मुआवजे आदि भी इसमें शामिल हैं। लंबे समय से एक कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद द्वारा जम्मू कश्मीर में जनसभाओं की तेज रफ्तार ने अटकलों को हवा दे दी है। पूर्व राज्यसभा सांसद जो कि पार्टी की G23 समूह का हिस्सा भी है और जल्द ही अपना खुद का संगठन भी लॉन्च कर सकते हैं। आजाद ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, लेकिन कांग्रेस की आलोचना करते हैं। वहीं पुंछ में एक जनसभा को संबोधित करते उन्होंने कहा कि यह 2024 के चुनावों में कांग्रेस को 300 सीटें जीतना नहीं देख रहे हैं और संसद में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को भी रद्द करने के लिए अपने कड़े विरोध के बाद आजाद ने आगे कहा कि उनकी एकमात्र मांग राज्य की बहाली और विधानसभा चुनाव कराने की है। गुलाम नबी आजाद अनुच्छेद 370 पर अपने बयान को लेकर हो रही आलोचनाओं को भी जवाब दे रहे थे। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने साथ ही जम्मू कश्मीर कांग्रेस में गुलाम नबी आजाद के करीब 20 वफादारों ने पिछले 2 हफ्तों में अपनी पार्टी के पदों से इस्तीफा दे दिया है। अपने त्याग पत्रों में नेताओं ने गुलाम अहमद मीर को राज्य इकाई के प्रमुख पद से हटाने सहित कांग्रेस में व्यापक बदलाव के बारे में भी सवाल उठाया है।
जम्मू और कश्मीर कांग्रेस के उपाध्यक्ष जीएन मोगा ने भी कहा है कि हमने पार्टी आलाकमान को ये बताया है कि पार्टी के भीतर कुछ समस्याएं हैं। हम उन समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। जहां तक आजाद साहब का सवाल है, वह हमारे नेता हैं और इतने सालों से यहाँ हैं। मोगा ने पत्र में कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रमुख को हटाने के लिए भी कहा है। आजाद की जनसभाओं में भारी भीड़ ने कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षकों को चौंका दिया और कांग्रेस को झकझोर कर रख दिया। सूत्रों का यह भी कहना है कि आजाद अगर अपनी पार्टी बनाते हैं तो जम्मू कश्मीर के ज्यादातर कांग्रेस नेताओं के उनके साथ जाने की भी संभावना है। उनके एक करीबी सूत्र ने भी ये कहा है कि अन्य पार्टियों के कई नेता हैं जिन्होंने आजाद से संपर्क किया है। वे कहते हैं कि अगर आजाद अपनी पार्टी बनाते हैं तो वे इसमें शामिल भी होंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट का लगातार प्रसार हो रहा है। लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वहीं कर्नाटक में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले भी सामने आए हैं और ये सामने आने के बाद एक दिन बाद राज्य सरकार ने 66 वर्षीय दक्षिण अफ्रीका के नागरिक की निगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट की जाँच के आदेश दिए हैं। बताया गया है कि इसी रिपोर्ट के जरिए ही उसे देश छोड़ने की अनुमति भी मिली थी। वहीं बेंगलुरु से अब तक करीब 10 दक्षिण अफ्रीका यात्रियों के लापता होने की भी खबरें आ चुकी हैं। इस बीच सरकार ने अधिकारियों से मामले पर गौर करने को कहा है। उन लोगों को तुरंत पता लगाने और जांच करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं राजस्व मंत्री आर अशोक ने कहा है कि वह व्यक्ति एक होटल में पृथकवास में था और वहां से चला गया था। पहले इसकी रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई और फिर दोबारा जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। प्रयोगशाला की जांच सही थी या नहीं थी या फिर उसमें कुछ गड़बड़ी हुई। पुलिस आयुक्त को इसकी जांच के भी निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में ही उच्च स्तरीय बैठक भी ली गई है और बैठक में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों से राजस्व मंत्री ने भी कहा है कि बृहत बेंगलुरु महानगर महापालिका और आयुक्त को इस संबंध में शहर के हाई ग्राउंड थाने में मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का यह भी कहना है कि दक्षिणी अफ्रीका नागरिक 20 नवंबर को बेंगलुरु आया था और उसके नमूने हवाई अड्डे पर भी एकत्र हुए थे। बाद में उसके संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। उसके सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं और इसकी रिपोर्ट गुरुवार को मिलेगी, जिसमें कि पुष्टि की गई है कि वह कोरोना के ओमिक्रॉन स्वरूप के संक्रमित थे। ऐसे में ये एक बड़ा सवाल था कि आखिर संक्रमित होने के बावजूद भी उसे देश से बाहर जाने की परमिशन कैसे मिल गई। जैसा कि हमने बताया कि ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि हम सभी सावधानी बरतें और कोरोना के मानक जो हैं उनका पालन करें। मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करते रहें, वहीं साथ ही उचित दूरी का भी पालन करें। ऐसे ही करके हम जो ये कोरोना के नए वेरिएंट जिसने भारत में भी प्रवेश लिया है, इसको हम रोक सकते हैं। आज के हमारे इस देश लाइव के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।